हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड साथी। तो आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया। कि एक्चुअली में जो बजट हम जिसके बारे में जिस यूनिट में पढ़ रहे हैं, यूनिट में बजट के बारे में, एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरी फॉर्म है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है उसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो जो भी हिस्ट्री है ना बजट की, उसको हम 3 टाइमलाइन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली टाइमलाइन जो है वो है प्री ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिश से आने से पहले क्या हम कोई बजट का सिस्टम कुछ फॉलो करते थे। सेकंड टाइमलाइन क्या है कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिश के टाइम पे हम क्या फॉलो करते थे या ब्रिटिशर्स ने क्या इंक्लूड किया हमारे यहाँ। ब्रिटिशर्स में भी हमारे पास 2 टाइमलाइन आती हैं। एक तो आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज EIC, जो जब हम 1857 का रिवोल्ट से पहले हमें जो एडमिनिस्टर करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। एंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके बाद जो हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाला, खुद ब्रिटिश एम्पायर ने संभाला। तो इन दोनों ने कैसे बजट के सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया या वो कैसे बजट को इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइनिंग इज कि जो आज हम बजट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बजट की फॉर्मेशन थी या उसका जो भी प्रोसीजर है वो कैसे आता है इसमें पोस्ट ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्री ब्रिटिशर्स का। तो जो प्री ब्रिटिशर्स थे, प्री ब्रिटिशर्स, उससे पहले आपको पता है प्री ब्रिटिशर्स का जो टाइम था उससे पहले हमारे यहाँ राजा रजवाड़े करते थे, हमारे यहाँ पे किंगडम्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? किंगडम्स। जो सबसे पहला मॉडर्न जो आज का आप बजट का सिस्टम देखते हो, उसकी जो प्री ब्रिटिशर्स में सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है एक बुक में। वो बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र क्या है या किसने लिखी हुई है। अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। चाणक्य ये मौर्यन एम्पायर के जो किंग थे उनके गुरु थे। कौन? चाणक्य। उन्होंने ये बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उन्होंने इस बुक में एक पूरा डिटेल्ड फॉर्मेशन बताया हुआ था कि जो बजट की डॉक्यूमेंट है वो कैसे बनेगी, उसको कैसे हम ऑडिट करेंगे। उसमें ये सब बताने के बाद उन्होंने क्या होता था कि एक पहले पूरा बजट का डॉक्यूमेंट बनाया जाता था। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए ईयर एंडिंग पर कि वो बजट बहुत अच्छे से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, उस टाइम पर एक सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग हुआ करती थी। सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग। अब ये मीटिंग में कौन बैठते थे? मीटिंग में खुद चाणक्य बैठते थे, किंग बैठते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते थे, सब बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठते थे ये चेक करने के लिए कि जो भी पूरे साल का बजट बनाया गया है क्या वो अच्छे से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। और इस कैबिनेट मीटिंग को ये देखते थे कि भाई किसने अपना काम ऑनेस्टी से किया और किसने अपना करप्शन किया, किसने डिसऑनेस्टी दिखाई। और इसी बेस पे इस सिस्टम को और इफेक्टिव करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को और इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। यहां पर वो क्या करते थे, सबसे पहले वो जैसे कि ये क्या करते थे कि ईयर से पहले उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि भाई हमारे पास यहाँ से इतना पैसा आना है और यहाँ हमें खर्च करना है। तो जब पूरे साल में उस बजट के हिसाब से सारा पैसा खर्च किया जाता था, सारी इनकम देखी जाती थी, तो ईयर के एंड में कैबिनेट मीटिंग होती थी सीक्रेट, जहां पर वो क्या करते थे, इन सब चीजों को वेरीफाई करते थे कि जहां हमारे पास जितना पैसा आना था क्या वो उतना पैसा आया है, कि या जहां जहां एक्सपेंडिचर करना था वहां अच्छे से खर्च किया गया है, क्या वहां पे कोई करप्शन तो नहीं हो गया है। और इस सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर जितने भी क्लर्क्स होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे, इवन जो ऑडिटर्स होते थे, ऑडिटर्स मतलब जो चेक करते हैं कि बजट सही बना कि नहीं बना, वो सही जगह पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, उन सबको एक ऑनेस्टी से काम करने के लिए, उसलिए मोटिवेट करने के लिए वो उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता था। अब ये जो सेम सिस्टम था जो हम कहाँ पे देखते हैं, चाणक्य की बुक में अर्थशास्त्र में देखते हैं, ये सेम सिस्टम हमें और कहाँ पे दिखता है, और हमें दिखता है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर भी सेम सिस्टम को फॉलो करता था ड्यूरिंग द रिजेन ऑफ अकबर।
एंड जहांगीर। जो ये दोनों भी थे, अकबर और जहांगीर, या और भी जो मुगल एम्पायर्स में अलग अलग किंग्स आए, वो भी ये सेम सिस्टम फॉलो करते थे जो अर्थशास्त्र में मेंशन था। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में सबसे पहले हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए थे वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी बनकर आए थे। क्या बनकर आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, एज अ ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे। अब ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी ना, इन्होंने क्या किया, हमारे पूरे इंडिया के तीन मेन हिस्से, सबसे पहला जो बॉम्बे वाला रीजन था, सेकंड इज नेक्स्ट जो नीचे मद्रास वाला रीजन था, और इधर था कैलकाटा वाला रीजन। ये बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये वाला जो रीजन था, इन्होंने पूरे फाइनेंस को संभालने के लिए पूरे देश को, अब वो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तीन बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज। वो इन एरियाज को क्या बोलते थे? तीन मेन प्रेसिडेंसीज होती थी। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई और कैलकाटा प्रेसिडेंसी हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इन तीनों के अलग अलग वाइसरॉयज होते थे। कौन होते थे? वाइसरॉयज। जैसे कि आज हमारे टाइम पर प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे इनके टाइम पर क्या होते थे? इनके तीनों अलग अलग वाइसरॉयज होते थे, और इनको क्या करना होता था कि इसकी, जैसे कि मद्रास की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी रही है पूरे साल की, उनको ब्रिटिश एम्पायर को रिपोर्ट करना होता था। अब यहां तक बहुत सही चल रहा था, बट इन द ईयर ऑफ 1833 में जब ब्रिटिश एम्पायर को ये लगा कि यहाँ पर ना ये जो वाइसरॉयज है ना, और या जो इनसे नीचे वाले लोग हैं, यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ब्रिटिश एम्पायर को लगा, जो क्वीन थी वहां पर ब्रिटेन में, उनको लगा कि इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अभी इससे पहले क्या था, बॉम्बे के वाइसरॉयज यहाँ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, इन तीनों के पास अलग अलग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, बट ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि इन तीनों को मर्ज कर दिया। इन तीनों वाइसरॉयज को यहां से हटाकर, वाइसरॉयज की पोस्ट को हटाकर एक नई पोस्ट बनाई गई, जिसको बोला गया गवर्नर जनरल। जिसको क्या बोला गया? गवर्नर जनरल। अब जो भी बॉम्बे के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, या जो भी बजट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, कौन रिपोर्ट करेगा? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करी जाएंगी। सेम फॉर कैलकाटा और सेम फॉर मद्रास। तो ये कब हुआ? इन द ईयर ऑफ 1833। 1833 से लेकर 1857 तक यही सिस्टम हमने फॉलो किया। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने यही सिस्टम फॉलो किया कि वो गवर्नर जनरल, अब ये क्या करता था, गवर्नर जनरल सारी रिपोर्ट किसको भेजता था? वहां पर ब्रिटिश एम्पायर को भेजता था। देन इन द ईयर ऑफ 1857 आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट, जो नॉर्थ इंडिया था वहां पर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, और 1857 के रिवोल्ट के बाद ये जितना भी ब्रिटिश एम्पायर ने अभी तक जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था, जो भी बजट का सिस्टम बनाया था, वो सब हिल गया। और ब्रिटिश एम्पायर को एक बात समझ आई कि अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये उनसे नहीं हो सकता, दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि अब हम इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन और दें। तो आफ्टर 1857 जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली अब किसने ले लिया? जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था अब वो डायरेक्टली किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में चला गया। ब्रिटिश एम्पायर। अब यहां पर गवर्नर जनरल तो होते थे, पर गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर्स नहीं थी। वहां के जो अब गवर्नर जनरल अपनी पावर कहां से लेते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। किससे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये किसके थे? ये थे ब्रिटिश एम्पायर के, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे ना, वो उन्होंने एक अपने लिए एक पोस्ट बनाई वहां पर, जो इंडिया की सारी चीजें देखते थे। तो वो थे सेक्रेटरी स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसा गवर्नर जनरल को बोलते थे कि भाई आपको बॉम्बे में, कैलकाटा में, मद्रास में ये काम करना है, उसी हिसाब से काम होता था। और उसी के बाद इन द ईयर ऑफ 1860 जो सबसे पहला बजट था इंडिया के लिए, वो पास भी किया। और वो पास किसने किया? सर जेम्स विल्सन ने। तो सबसे पहला जो बजट था वो किसने पास किया? वो पास किया सर जेम्स विल्सन ने। जो बजट का सिस्टम आप आज देखते हो, जो एडवांस सिस्टम आप देखते हो,
हमारे इंडिया में जो फॉलो होता है, वो सबसे पहले किसने पास किया था? सर जेम्स विल्सन ने। और वो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना। उनको जितना भी फाइनेंस का काम था वो ही संभालते थे। देन बट ये जो बजट था, ये बजट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में क्यों आया था? वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने आया था। उन्हें क्या करना था? उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, उनके खुद के फायदे होने चाहिए, हर चीज इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट करो, डिसऑर्डर्स में लेके आओ। बट ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होने के कारण कहीं ना कहीं इंडियंस को ये चीज समझ में आने लगी थी कि भाई ये तो हमें बहुत ही ज्यादा गरीब कर देंगे। इसलिए 1885 में जब आईएनसी बनी, दैट इज कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में बॉम्बे में, उन्होंने सबसे पहले आते ही ब्रिटिशर से एक ही डिमांड करी, क्या? कि जो आप बजट बनाते हैं ना, या जो भी आप फाइनेंशियल चीजें रखते हैं, उसमें हमें फ्रीडम दी जाए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाए। एक्चुअली में जितने भी स्कीम्स है, जितने भी आप हमारे लिए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, आप जो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमारा से लेकर आइए। और फाइनली ब्रिटिशर्स ने इस चीज को माना, बट बहुत ही टाइम बाद माना, इन द ईयर ऑफ 1935। आप देखो 1885 से लेके 1935, इसके बीच में, इन सालों में, इन 50 सालों में बहुत सारी चीजें हुई। गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल में आ चुके थे, हम बहुत सारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर चुके थे, सॉल्ट मार्च कर चुके थे। ये सब किसका था? ये सब किसका इफेक्ट था? जो कांग्रेस बनी, उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि हमें अब कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम दीजिए। और फाइनली इन द ईयर ऑफ 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट का नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट में क्या बोला कि जो पावर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट को दी गई थी, सारी पावर कहां पे कंसंट्रेट कर दी गई थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंसंट्रेट कर दी गई थी। अब वो पावर दोबारा किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। और पूरी पावर गवर्नर जनरल को नहीं दी गई। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, इनके जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे और इनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हाथ में ये पावर दी गई। बट अगेन, जैसे कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जैसा आपको दिख रहा है कि अब जो पावर है वो टॉप से कहां जा रही है? लोअर लेवल पे जा रही है। पर पावर के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम जाना सबसे बड़ा, जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पर क्या किया गया? सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट ने बस यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे ना, इनको फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया। मतलब इनको बोल दिया कि आपको भाई क्या करना है, आप बजट में आप कोई वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट करवानी है या आपको कोई चेंज करवाना है तो वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप किसी का अमाउंट ऊपर नीचे करवा सकते हो, पर आप अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। और आप उस बजट में कोई पैसा भी अपनी तरफ से नहीं खर्च कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन तो दिया गया, बट जो मेन इंपॉर्टेंट फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन था वो यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं दिया गया। और इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो होती है पोस्ट ब्रिटिशर्स की, दैट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ईयर, जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया वाला कहानी। और इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ? हमारी कंट्री जो इंडिया थी वो इंडिपेंडेंट हो गई इन द ईयर ऑफ 1947। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1935। और इसके 14 ईयर्स के बाद, कितने साल बाद? 12 ईयर्स के बाद हमारी 1947 में इंडिया जो था वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद ना, जो भी हमारे यहाँ बजट का सिस्टम, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, उस सबकी क्या एक ही डिमांड थी, क्या कि इस सबको चेंज किया जाए। हमने जो भी बजट का सिस्टम लिया वो लिया किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया। जितने भी बेसिक प्रोविजंस थे हमारे पास बजट के, वो कहां से आए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही आए। बट यहाँ पर जो हमारा एम था, जो गोल था, जो हमारा प्रायोरिटीज थी, वो चेंज हो गई। वो प्रायोरिटी क्या रही? प्रायोरिटी यहाँ पे रखी गई पब्लिक वेलफेयर, कि हम जो भी काम करेंगे
जो भी काम करेंगे, जो भी हम जनता से पैसा लेंगे, वो सब वो किस पे खर्च कर दिया जाएगा, दोबारा पब्लिक वेलफेयर पे खर्च कर दिया जाएगा। और इस चीज को बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया फ्रॉम आर्टिकल 112 टू 117। किस हेडिंग से? बजट की हेडिंग से नहीं, इसको इंक्लूड किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे तो आर्टिकल 1122 लेके 117 तक आपको एक प्रॉपर हेडिंग मिलेगी जिसके अंदर क्या लिखा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये किससे डील करता है, ये इंडिया के बजट से डील करता है। अब जितने भी आज के टाइम के जो हम प्रेजेंटली जिस बजट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उस बजट सिस्टम में जो गवर्नमेंट है अपने दो हेड में दिखाती है, जो रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर जो होते हैं, उनको जो दिखाती है वो 3 कैटेगरीज में दिखाती है। कितने पार्ट्स में दिखाती है? 3 पार्ट्स में दिखाती है। जो सबसे पहला होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFI भी बोल देते हैं, इसको CFI। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? यहाँ पर आप जितने भी टैक्सेस देखते हैं ना, जो भी इनकम टैक्स हो गया जैसे कि, और आपके पास लेवीज आपको पे करने होते हैं, सेस पे करने होते हैं, एक्साइज ड्यूटीज पे करनी होती हैं, आज के टाइम पे जो GST पे करना होता है, वो सब जितना भी पैसा होता है वो सब जाकर कहाँ पे जमा होता है? गवर्नमेंट का खुद का बैंक बोल सकते हो आप इसको, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई इसके रिसीट्स। अब इसमें से एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? जितने भी आपके हाई ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हो गए, और जितने भी जजेस हो गए, इन सबकी सैलरी खुद हर महीने कहां से कट जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स आप सभी पोस्ट ऑफिस में कुछ ना कुछ, पहले के जमाने में, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो बैंक में हम बहुत सारे लोग सेविंग्स करते हैं, बट पहले लोग ना पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग्स को जमा करते थे। और कभी कभार हमारी गवर्नमेंट भी होती है ना, वो पब्लिक से पैसा लेती है, तो वो सारा पैसा जो होता है, जो कहीं ना कहीं पब्लिक को दोबारा एक टाइम पर वापस देना है, वो सारा कहाँ पे जमा होता है? पब्लिक अकाउंट्स में जमा होता है। और जो तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड, जो कंटिजेंसी फंड होता है ना, ये किसके अंडर होता है? ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के अंडर। किसके अंडर? प्रेसिडेंट के अंडर। ये जो फंड होता है ना, ये अलग से एक फंड बनाया जाता है। इस फंड का जो पर्पस होता है वो होता है कि अगर आगे आने वाले टाइम में कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और गवर्नमेंट के पास उस टाइम पे पैसा ना हो, तो उसी के लिए हम पहले से ही एक एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी फंड। और इसके पास पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से शुरू में ही कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट कंटिजेंसी फंड में डाल दिया जाता है। और जब भी गवर्नमेंट को इसकी जरूरत होती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेती है कि हम क्या कंटिजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट उनको ये परमिशन देके जितना भी अमाउंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देते हैं। तो इट इज द ओवरऑल कि हमने अभी इस वीडियो में देखा कि कैसे अर्थशास्त्र से लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 टू 117 तक कैसे ये पूरा बजट की जो हिस्ट्री है वो कैसे धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई। ब्रिटिश टाइम पर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव बजट हुआ, और इस चीज को इंडिपेंडेंस के बाद हमने हाई प्रायोरिटी पे किसको रखा? पब्लिक वेलफेयर को रखा। तो ये तो हो गई पूरी बजट की हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो बजट होता है ना, वो एक्चुअली में पास कैसे होता है, एक्चुअली में बजट बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो किसका? प्रोसेस ऑफ बजट, कि इसका ये सबसे पहले बनता कैसे है बजट, इसकी मेकिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरा, आपको पता होगा कि फरवरी जो मंथ होता है वो बजट का पासिंग मंथ होता है, जो हर साल लोकसभा फरवरी मंथ में, 1 फरवरी में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा में आते हैं और बजट को पेश करते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है फाइनेंस मिनिस्टर के, उसको दिखाने तक, पेश करने से लेके उसके पास होने तक, और फिर कैसे कैसे करके गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे पैसे निकाल सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास पैसे कैसे पहुंचते हैं, इन सबको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।